हाय देयर एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल द DRX फैमिली पे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि सेल इंजरी क्या होता है और कॉजेज ऑफ सेल इंजरी, मतलब किन कारणों से सेल इंजरी हो सकता है। तो चलिए जल्दी से जान के वीडियो को ख़त्म करते हैं। याद रहे आपको कि द DRX फैमिली के हर एक वीडियो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए जाते हैं, तो आपको जितना मैं बताने जा रहा हूं ये सारा कुछ आपको अपने एग्जाम में लिख देना है एज इट इज़, जैसे मैंने लिखा है, जो मैंने लिखा है, सब कुछ। तो चलिए जल्दी से वीडियो को एक एक करके हम समझते रहते हैं चीज़ों को। चलिए अभी समझिएगा। एक होते हैं ईटियोलॉजिकल एजेंट। ये ईटियोलॉजिकल एजेंट क्या है अभी मैं आपको बताऊंगा। ये एक एग्जर्ट करते हैं वैरायटी ऑफ स्ट्रेस, मतलब अलग अलग तरह के तनाव पैदा करते हैं, और ये तनाव कहीं ना कहीं कोशिकाओं के ऊपर पड़ता है, मतलब सेल्स के ऊपर पड़ता है। तो इसको कहा जाता है ईटियोलॉजिकल एजेंट एग्जर्ट अ वैरायटी ऑफ स्ट्रेस एनकाउंटर्ड बाय सेल। एक बार जब ये तनाव किसी कोशिका के ऊपर पड़ता है तो उसके वजह से कुछ बदलाव आते हैं। इन तनाव की वजह से कुछ बदलाव आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो एक रबड़ को हम खींचते हैं तो वो भी एक तनाव है जिसकी वजह से उसका शेप चेंज हो जाता है। वैसे ही जब कोशिकाओं पे हमारे स्ट्रेस पड़ता है तो उसके वजह से उसके एनवायरनमेंट में चेंज आता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। चलिए अभी इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बारे में समझने से पहले हम आपको ईटियोलॉजिकल एजेंट के बारे में समझाते हैं। अभी ध्यान से समझिएगा। ईटियोलॉजिकल एजेंट या इन्हीं को कहते हैं ईटियोलॉजिक एजेंट। ये कुछ ऐसे तत्व होते हैं या कोई एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनके पास इतनी ताकत होती है कि वो बीमारी पैदा कर सके। ठीक है, या तो वो बीमारी पैदा करते हैं और इन्हीं के वजह से कहीं ना कहीं सेल का डेथ होता है। तो वही मैंने लिखा है, these are those substances that can cause or that cause disease. In other words, these are those things that can lead to cell death. चलिए अभी हम लोग जानेंगे कि ईटियोलॉजिकल एजेंट के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। सबसे पहला होता है फिजिकल एजेंट, दूसरा होता है केमिकल एजेंट और तीसरा होता है बायोलॉजिकल एजेंट। ठीक है, अभी आपको तो ये मालूम है फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल तीन तरह की चीज़ें होती हैं और इन तीनों के वजह से कहीं ना कहीं बीमारी पैदा हो सकता है। तो फिजिकल एजेंट कौन कौन से हैं? दो। एक होता है मैकेनिकल ट्रॉमा। जब आप एक्सीडेंट हो जाता है, आपका जो चमड़ी है वो घिस जाता है रोड पे, तो उसको कहा जाएगा मैकेनिकल ट्रॉमा, क्योंकि उस पर मैकेनिकली प्रेशर पड़ा। दूसरा है थर्मल ट्रॉमा। अगर आप मान लीजिए आग से जल जा रहे हैं, उसको भी फिजिकल एजेंट के ही अंतर्गत रखा गया है। केमिकल एजेंट में दो होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग अल्कली। दोनों ही केस में, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड आपके हाथ पे पड़े या स्ट्रॉन्ग अल्कली हाथ पे पड़े, दोनों ही केस में सेल इंजरी होता है। इस वजह से इसको भी रखा गया है ईटियोलॉजिकल एजेंट के अंदर। लास्ट है बायोलॉजिकल एजेंट। बायोलॉजिकल एजेंट जैसे कि इम्यूनोलॉजिक एजेंट, आपका शरीर खुद अपने आप खुजली पैदा कर देता है। दूसरा है माइक्रोबियल एजेंट। माइक्रोबियल एजेंट्स जो होते हैं छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, फंगी, वायरस या प्रोटोजोआ, इनके वजह से हो सकते हैं सेल इंजरी। ठीक है, अभी इम्यूनोलॉजिकल एजेंट को ध्यान से समझिएगा। ये ऐसे तत्व होते हैं या एक ऐसी चीज है, वन दैट लीड्स टू हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। मतलब कि ये जो इम्यूनोलॉजिकल एजेंट होते हैं ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन पैदा करते हैं हमारे शरीर में। आपको मैं बड़े मजे की चीज बताऊं कि इनको दो धारी तलवार कहा जाता है। मतलब एक तरफ ये हमारे बॉडी को डिफेंड करते हैं, बचाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, और दूसरी तरफ यही हमारे बॉडी को क्षतिग्रस्त करते हैं, मतलब सेल इंजरी भी कॉज करते हैं। ये कैसे करते हैं अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग कितना इंटरेस्टेड हैं। तो आशा करते हैं आपको ईटियोलॉजिकल एजेंट क्या होते हैं ये पता चल गया है, और अल्टीमेटली आपको ये मालूम चला होगा फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल एजेंट होते हैं जिनकी वजह से सेल इंजरी होता है। और कैसे होता है ये भी मैंने आपको बता दिया कि ईटियोलॉजिकल एजेंट स्ट्रेस पैदा करेंगे, वो एनकाउंटर होगा सेल के द्वारा, जिसके वजह से एनवायरनमेंट में चेंज आएगा, इंटरनल एनवायरनमेंट में भी और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में भी हमारे सेल के। और जब ये होता है तो इसी वजह से होता है सेल इंजरी। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए सेल इंजरी क्या होता है, तो ये फ्लो चार्ट एज इट इज बना देना जैसा मैंने बताया है। जनरली ये 2 नंबर में पूछा जाता है, तो इतने में ये फ्लो चार्ट काफी है। मगर अगर 7 नंबर में ये पूछ लेता है तो क्या लिखना है ये मैं आपको अभी बताता हूँ। इसको ध्यान से देखते रहिएगा वीडियो को। अभी हम जानते हैं कि क्या होता है इंटरनल एनवायरनमेंट। ये जो शब्द है इंटरनल एनवायरनमेंट, इसको एक फ्रेंच फिजियोलॉजिस्ट ने निकाला था या उत्पन्न किया था, क्वाइन किया था। उनका नाम था क्लॉड बर्नर्ड। इन्होंने ये कहा था कि किसी एक ऑर्गेनिज्म के शरीर में ये एक ऐसा कंडीशन होता है जिसको हम कहते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट। स्पेशली किस तरह का टिश्यू फ्लूइड पाया जा रहा है किसी जगह पे, उसी हिसाब से ये कंडीशन वहाँ पे मेंटेन होता है। ठीक है, और जनरली इस कंडीशन जो बार बार मैं बोल रहा हूँ इंटरनल एनवायरनमेंट, इसको मेंटेन किया जाता है हमारे इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स के द्वारा। अगर आप इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं।
इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, इंटरनल एनवायरनमेंट मतलब सेल के अंदर के एनवायरनमेंट की बात हो रही है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मतलब सेल के बाहर की बात हो रही है। तो जो सेल के बाहर की बात हो रही है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, वो पॉसिबली 3 तरह का हो सकता है वो एनवायरनमेंट। सबसे पहले होगा हाइपोटोनिक, दूसरा होगा हाइपरटोनिक और तीसरा होगा आइसोटोनिक। यहाँ पे मैं कम शब्द में इनको समझा के खत्म करूंगा, ज़्यादा जानना चाहते हैं तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हाइपोटोनिक जो होते हैं इनके अंदर क्या होता है, सॉल्यूट की मात्रा कम होती है, मतलब सेल के अंदर सॉल्यूट ज़्यादा होगा और सेल के बाहर सॉल्यूट कम होगा। तो एक ये एनवायरनमेंट हो गया जिसको कह रहे हैं हाइपोटोनिक। दूसरा होता है हाइपरटोनिक, यहाँ सेल के अंदर सॉल्यूट की मात्रा कम होती है और सेल के बाहर सॉल्यूट की मात्रा बहुत अधिक होती है। तो ये भी एक एनवायरनमेंट है जिसको कह रहे हैं हाइपरटोनिक। आइसोटोनिक में क्या होता है, सेल के बाहर और सेल के अंदर दोनों में ही सॉल्यूट की मात्रा एक समान होती है और इसी को कह रहे हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक डिफिनीशन तो मैंने दे दिया आपको सेल इंजरी का। दूसरा आप ऐसा कह सकते हैं कि इटियोलॉजिकल एजेंट एक्सर्ट करते हैं वैरायटी ऑफ स्ट्रेस, ठीक है, और ये स्ट्रेस क्या करता है, सेल के स्ट्रक्चर को चेंज कर देता है। यही लिखा है, एक्सर्ट अ वैरायटी ऑफ स्ट्रेस दैट लीड्स टू द अल्टरेशन इन द सेल स्ट्रक्चर और बायोकेमिकल फंक्शन एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेल इंजरी। एक चीज का विशेष ध्यान रखिएगा कि एग्जाम में जब भी आप नोट लिखिए तो उसको ब्लैक पेन से लिखिए। यहाँ पे क्या लिखा है, इन जनरल, अगर आमतौर पे देखा जाए तो कोशिकाओं के पास में इतनी ताकत होती है कि वो अपने से ही कोई अगर चेंज हुआ है तो उसको सही कर ले जाएं, ठीक है। मगर ध्यान से समझिएगा, यदि वो चेंज नहीं कर पाते, थोड़ा बहुत अगर दिक्कत आया तो वो सही कर लेंगे और ज़्यादा बड़ा दिक्कत आ गया तो वो सही नहीं कर पाएंगे और तब होता है बीमारी, या कहा जाए तब होता है सेल इंजरी। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड तक देखते रहिएगा। अब हम बात करते हैं कॉजेज ऑफ सेल इंजरी की, मतलब सेल इंजरी किन किन वजहों से हो सकता है। ये जनरली इनको 2 ग्रुप में बांटा गया है। एक होते हैं एक्वायर्ड कॉजेज, मतलब जिनको हम खुद से अपने शरीर में बुला रहे हैं, और दूसरा होता है जेनेटिक कॉजेज। जेनेटिक कॉजेज जनरली वो होते हैं जो हमारे माता पिता से हमें गिफ्ट के तौर पर मिलते हैं, ठीक है। तो पहले यहाँ पे मैं बात करूंगा एक्वायर्ड कॉजेज के बारे में कि ये क्या होते हैं। एक्वायर्ड कॉजेज जो होते हैं इनका एक शॉर्ट फॉर्म याद रखना, एग्जाम में मत लिख देना इसको, HNP-I3 कैंप। तो ये HNP क्या है, ये मैंने बार बार बोला, एग्जाम में नहीं लिखना इसको। HNP, H फॉर हाइपोक्सिया एंड इस्कीमिया, N फॉर न्यूट्रिशनल डिरेंजमेंट, P फॉर साइकोजेनिक फैक्टर और साइकोलॉजिकल फैक्टर। अब 3I के बारे में बात होगा। I फॉर इम्यूनोलॉजिकल एजेंट, एट्रोजेनिक फैक्टर्स एंड आइडियोपैथिक डिसीज। ये क्या है, इनके बारे में मैं आपको जरूर बताऊंगा। केमिकल एजेंट्स एंड ड्रग मॉलिक्यूल्स, एजिंग, माइक्रोबियल स्पेसीज एंड लास्ट वन फिजिकल एजेंट। इन सब के वजह से क्या होता है, एक्वायर्ड कॉजेज हैं ये सब सेल इंजरी के। जेनेटिक कॉजेज की बात करें तो डेवलपमेंटल डिफेक्ट, साइटोजेनिक डिफेक्ट और लास्टली स्टोरेज डिसीज। ये इतना चीज जो होता है ये सारा कुछ है कॉजेज ऑफ सेल इंजरी। तो अंतिम में हम यही बताएंगे कि सेल इंजरी 2 तरह से होता है, एक होता है जेनेटिक कॉजेज, एक होता है एक्वायर्ड कॉजेज। एक्वायर्ड कॉजेज वो होता है जो हम अपने से अपने शरीर में उसको पैदा करें। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लो, एजिंग, मतलब हम शरीर को अपने रोक नहीं सकते हैं बूढ़ा होने से। माइक्रोबियल स्पेसीज, भाई जाहिर सी बात है गंदे नाली के पानी से नहाओगे तो माइक्रोब शरीर के अंदर घुसेगा ही घुसेगा। फिजिकल एजेंट, अब भाई तुम बाइक पे स्टंट मारोगे तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं गिरोगे, जिसकी वजह से सेल इंजरी होना ही होना है। फिर आता है साइकोजेनिक फैक्टर या साइकोलॉजिकल फैक्टर। अब भाई ऑब्वियस सी बात है कि आप आराम से बियर पियो, अल्कोहल पियो और स्मोकिंग करो तो ये सब कहीं ना कहीं आपके फेफड़ों को खराब करेंगे, आपके लीवर को खराब करेंगे। तो ये भी एक तरह से एक्वायर्ड कॉजेज है। बाकी जो जेनेटिक कॉजेज होते हैं ये जीन में या डीएनए में जब कोई दिक्कत आता है तो उस वजह से होते हैं। और डेवलपमेंटल डिफेक्ट जो होता है असल मायने में, अगर कोई माँ है उसके पेट में बच्चा पल रहा है और वो कुछ दवाओं का प्रयोग करे या अल्कोहल का प्रयोग करे तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं बच्चे के ऊपर दुष्प्रभाव पड़ेगा, और उसको रखते हैं हम लोग जेनेटिक कॉजेज में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो बात मानो, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, और हाँ वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना कि क्या कैसा लगा तुमको वीडियो में। जो चीज ना समझ में आए वो चीज मुझसे समझ लेना। अंतिम में मैं कहना चाहूँगा, अगर आप एक डॉक्टर हैं, नर्स हैं, फार्मासिस्ट हैं या हमारे इंडिया की जागरूक जनता हैं जो 4 दवाओं के बारे में जान के 4 लोगों को बताना चाहते हैं तो बात मानिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिएगा ताकि सारे अपडेट आप तक पहुंचते रहें जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो।
इस वीडियो के सेकंड पार्ट में मैं आपको समझा दूंगा एक एक करके कि आपको कौन कौन से पॉइंट को लिखना है एग्जाम में और कौन कौन से पॉइंट को नहीं लिखना है या कैसे लिखना है। फिलहाल के लिए इतना ही, बाय बाय। I'ma make it burn. I'ma make it burn. I'ma make it burn. I'ma make it burn. I'ma make it burn.